नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पिछली दो वीडियोस जो बनी थी, जो जॉइंट वेंचर के में थी, जिसके अंदर जो शासकीय संस्थाएं हैं, निम्न शासकीय संस्थाएं हैं, स्वराज्य संस्थाएं, वो और एसआरए की भागीदारी। अब यहाँ पे 6 पेज का सर्कुलर था। इस सर्कुलर में नियम्स वगैरह सब ठीक है, लोगों के फ़ायदे की भी है, उसमें लोगों का नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सोसाइटियाँ होती हैं, उस सोसाइटियों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया कि उनका अधिकार क्या, लोगों का अधिकार क्या। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इस सर्कुलर से जो इस सारी के अंदर में सोसाइटियों द्वारा हैरेसमेंट होता था लोगों का, वो बंद हो जाएगा। डेवलपर्स द्वारा हैरेसमेंट होता था वो बंद होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो प्रशासकीय अधिकारी डिपार्टमेंट है वही डेवलपर है, वही कंपिटेंट अथॉरिटी है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई कि इसके अंदर जो भी प्रशासकीय संस्थाएं हैं, शासकीय निम्न शासकीय संस्थाएं हैं, स्वराज्य संस्थाएं हैं, जिनके पास खुद ही प्लानिंग अथॉरिटी है, तो उस मैटर में एसआरए को ही प्लानिंग अथॉरिटी क्यों बनाया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये प्रश्न है कि आखिर उनके पास प्लानिंग अथॉरिटी, जैसे बीएमसी हो गई, बीएमसी भी प्लानिंग अथॉरिटी है। बीएमसी के बाद बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट है, जहाँ से प्राइवेट बिल्डिंगों का जो भी प्रस्ताव पास होता है। तो ये चीज़ बिल्डिंग प्रपोजल को क्यों नहीं दी गई? माड़ा है, माड़ा के भी डेवलपमेंट होते हैं, वहाँ भी इंजीनियर्स बैठते हैं, वहाँ भी उनका डिपार्टमेंट है, वो भी प्लानिंग अथॉरिटी है, उनको क्यों नहीं दिया गया? चलिए, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जॉइंट वेंचर में नहीं आएगी, और जो सरकारी संस्थानों की प्रॉपर्टियां हैं वो आएगी। तो चलिए, महाराष्ट्र शासन की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वहाँ पे प्लानिंग अथॉरिटी नहीं है, तो वो इशारे के बाद जाती है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीएमसी, सिडको, ये सब प्लानिंग अथॉरिटी हैं, तो इनको क्यों नहीं दिया गया कि भैया आप अपने रूपरेखा के हिसाब से बिल्डिंग का जो प्लान एक्सेप्ट कीजिए, जहाँ पे जो रूल्स और डीसीआर है और डेवलपमेंट प्लान है, विकास प्लान जो डेवलपमेंट प्लान है, उस सबसे आप देखिए। तो एक क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर एसआरए ही क्यों? अब ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों, कानून कितना भी अच्छा हो, कानून कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब वो अमल में लाया जाएगा तो अच्छा होता है। अगर वो अमल में ही नहीं आता है, सिर्फ कागज़ पे रहेगा, तो वो कानून किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे मैं बार बार वीडियोस में वही बोलता हूँ कि भाई, इन लोगों ने जो एसआरए के अधिकारी है, ये अपने सर्कुलर तक को नहीं मानते, तो कानून को क्या मानेंगे? सर्कुलर को भी नहीं मानते। बहुत सारे मैटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी एसआरए के अंदर में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत है एसआरए डिपार्टमेंट के अधिकारी, और उसके जो भी सर्वे सर्वा हैं वो चीफ जो सीईओ एसआरए हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। क्योंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक सुपरविजन में है कि पूरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनके कंट्रोल में होता है। वहाँ जो भी गलत चीज़ें होती है उस पर कोई भी बंदिश नहीं लगाई जाती। आज एसआरए के अंदर में दिन भर में सैकड़ों कंप्लेंट्स आती है, शिकायतें आती हैं। क्या उस शिकायतों का निवारण होता है? क्या सीईओ एसआरए कभी पूछे अपने अधिकारियों को मीटिंग में लेके कि भैया इतनी शिकायतें क्यों आती हैं? कारण ये है कि अधिकारियों की जो चापलूसी और भ्रष्टाचार है, उसके चलते शिकायतें बढ़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। गोरेगांव का प्रोजेक्ट है, गोरेगांव ईस्ट का। न्यू शिवाजी नगर संस्था का नाम है, न्यू शिवाजी नगर एसआरए सरकारी गृह निर्माण संस्था। और उस संस्था में 46 लोगों को 38 की नोटिस दी गई है, जिसमें एक सब्सक्राइबर हमारे हैं, जागो इंडिया जागो के एक सब्सक्राइबर है।
उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हमने नोटिस देखा, नोटिस के बाद हमने रिप्लाई फाइल किया। रिप्लाई के बाद तारीख आई, उसके बाद अधिकारियों ने कहा कि भाई 8 दिन में आप जो भी आपका सेज है वो फाइल कीजिए और उसके बाद मैं फिर हेयरिंग दूंगा, ऐसा मुझे हमारे सब्सक्राइबर ने कहा। चलिए ठीक है, आपने क्लोज फॉर ऑर्डर कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ऑर्डर पास करते समय आपने हमारी जो रिप्लाई है, खाली एक रिप्लाई को कोट क्यों किया, दूसरा रिप्लाई को आपने इग्नोर क्यों किया, उसके बारे में आपने उसमें स्पेसिफाई कोई रीज़न नहीं बताया, स्पेसिफाई रीज़न नहीं बताया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम से है कि जो भी निष्कर्ष है, कंक्लूजन में टोटली जो डेवलपर्स ने कहा है वही मेंशन है। क्यों? कारण क्या डेवलपर्स के ऊपर कानून नहीं है? यहाँ पे जो तहसीलदार राजेंद्र चौहान के सामने इस चीज़ का मैटर चला था, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया 21 दिनों में घर खाली कीजिए। तो ये जो हुकुमशाही, जो हिटलर शाही चल रही है, ये झोपड़ी धारकों के ऊपर क्यों कर रहे हैं? बिल्डर को क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब गलतियां क्या है वो चीज़ आप समझिए, गलतियां क्या है वो चीज़ समझिए। अब यहाँ पे डेवलपर्स ने क्या कहा है कि भैया मेरे प्रोजेक्ट में 1341 झोपड़ी धारक है। कितने? 1341 झोपड़ी धारक है, जिसके अंदर से 895 लोगों ने अपने झोपड़े तोड़ दिए हैं। कितने? 895 लोगों ने अपने झोपड़े तोड़ दिए हैं और बाकी ये 46 लोगों को नोटिस दी गई है। अब ये जो राजेंद्र चौहान साहब हैं, तहसीलदार SRA स्पेशल सेल, वो ऑर्डर में देते हैं कि बिल्डर को कहते हैं कि भैया 210 से का कंप्लायंस कीजिए, 210 का कंप्लायंस कीजिए और 2 दिन के अंदर इनका करारनामा कीजिए और झोपड़ीदारों को किया गया, उसके बाद आपकी जो भी रकम है डिटेल दीजिए, आपके अकाउंट में जाएगी। तो क्या राजेंद्र चौहान साहब को पूछना चाहूँगा कि 210 में खाली एक ही पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगा, सिर्फ मात्र एक ही? 210 में पॉइंट नंबर 4, उसका तो जिक्र नहीं किया सर आपने। क्यों नहीं किया? पॉइंट नंबर 4 क्यों जिक्र नहीं किया? ये 2024 में 2 सर्कुलर्स निकले हैं, 210 और 210A। ये दोनों सर्कुलर 33, 38 के बारे में, बाड़ी के बारे में, ये सब निकले हैं। तो आपने खाली एक ही पॉइंट क्यों लिया, दूसरा पॉइंट क्यों नहीं लिया? जहां डेवलपर्स बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे 1341 में से 895 लोग, 895 लोगों ने घर तोड़ दिए, और वहां पे आपका जो भी निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष में कहीं नहीं दिखा है कि इन्होंने फेस वाइज प्रोग्राम प्लान वगैरह सबमिट किया है। तो ऐसी क्या बात है कि झोपड़ी धारकों को इतना कठोर दंड दे रहे हैं आप? वो समझा नहीं। इस चीज के विषय में तो भाई राजेंद्र चौहान साहब ही समझा सकते हैं कि आखिर ये 895 झोपड़े तोड़ने के बाद डेवलपमेंट के नाम पे क्या कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, जबकि सर्कुलर 210 में पॉइंट नंबर 4 में क्लियर कर दिया गया है कि जो भी डेवलपर्स है वो फेस वाइज प्रोग्राम करेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और उसके अलावा बड़ा तो फेज 4 अदर्स। अब मुझे बताइए, फेज 1 में इन्होंने झोपड़े तोड़े? नहीं तोड़े। फेज 2 में झोपड़े तोड़े? नहीं तोड़े। फेज 3 में भी तोड़े? नहीं तोड़े। तो 895 झोपड़े जब टूटे हैं तो इनको पूरा प्लॉट खाली क्यों कर रखिए? जबकि 210 यही कह रहा है कि भाई पूरा प्लॉट खाली करने का परमिशन नहीं मिलेगा। आप जो आर्किटेक्ट है उनका सर्टिफाइड प्लान पुटअप कीजिए, कितने झोपड़े हैं उनको अंकित करिए और उनके नंबर बताइए कि ये झोपड़े हमको अफेक्टेड कर रहे हैं। तो वहाँ तो कोई भी प्लान सबमिट नहीं हुआ, ना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने आपको प्लान दिया, वहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से वेरीफाई होके आता है वो प्लान, तो वहाँ से तो आपको प्लान सबमिट ही नहीं किया उन्होंने कि भैया ये फेज़ 1 है कि फेज़ 2 है या फेज़ 3 है। अब 895 झोपड़े तोड़ने के बाद आप बताइए कितनी प्रॉपर्टियाँ खाली रही होगी? द मोर देन 70%, 70% ज़्यादा प्लॉट खाली है। तो फिर और लोगों को क्यों वहाँ से निष्कासित किया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
जिस क्वेश्चन का जवाब राजेंद्र चौहान साहब ही दे सकते हैं, जो एसआरए के तहसीलदार हैं स्पेशल सेल में, तहसीलदार एसआरए स्पेशल सेल। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या ये सही है? क्या न्याय है ये झोपड़ी धारकों के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा, ये मुझे बताइए। करप्शन, करप्शन ये कि अधिकारी सिर्फ बिल्डर की सुनते हैं, झोपड़ी धारक अगर सही भी बोल रहे हैं तो ये इसको डिनाई करते हैं। भाई आपने इतना 36 पेज का, 36 या 26 पेज का ऑर्डर से, ये तकरीबन 28 पेज का ऑर्डर आपने निकाला है। 28 पेज का ऑर्डर में आपने जो अपीलेंट थे, झोपड़ी धारक थे, उन्होंने जो रिप्लाई दिया था सब आपने नोट कर दिया है। लेकिन आपने उस पर ये नोट नहीं किया कि डेवलपर ने फेज़ 1 का प्रोग्राम के अंदर में एक एप्लीकेशन किया या नहीं किया, फेज़ 2 को कंप्लाइंस किया है नहीं किया, 210 का कंप्लाइंस किया है या नहीं किया, इस बारे में तो कोई बात नहीं किया आपने। बिल्डर को ये नहीं पूछा कि भाई 895 झोपड़े टूट चुके तो ये बाकी लोगों को क्यों हटा रहे हैं आप? आपका डेवलपमेंट तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो बाकी लोगों को निष्कासन क्यों करवा रहे हैं? इस बारे में राजेंद्र चौहान साहब ने क्यों नहीं जिक्र किया इसके अंदर? मतलब मात्र 33, 38 का मतलब है गांधी जी को कैद करो। ये साधारण साक्षात दिख रहा है इसके ऊपर। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, सीओ साहब इस मैटर में इंक्वायरी बैठाई कि भैया इसमें 210 का कोई भी जिक्र नहीं किया आपने, सिवाय भाड़े के। सिवाय भाड़े के 210 ए का कंप्लायंस बिल्डर ने किया है नहीं किया, इस बारे में कहीं लिखा है आपने कि भैया ये फेज़ 3 का प्लान था या फेज़ 4 का प्लान था, ये आपने लिखा? इसमें कौन से झोपड़े अंकित किए गए कि भैया ये मुझे अफेक्टेड हो रहा है? ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी। तो भी डेमोलिशन का ऑर्डर क्यों दिया? फिर डेमोलिशन का ऑर्डर्स क्यों दिया गया? दोस्तों ये बहुत गंभीर प्रश्न है, और ये इसी प्रश्न की वजह से ये झोपड़ी धारक परेशान हैं। अब यहाँ पे जो अदर्स थे, उन्होंने अलग अलग एडवोकेट के थ्रू अपना जो भी है रिप्लाई फाइल किया, आर्ग्यूमेंट हुए। अब उसके अंदर इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी का मामला है वो हमसे रिलेटेड नहीं है। 33, 38 का मतलब होता है कि भाई झोपड़पट्टी के अंदर बाधित हो रहे उनको निकालना, उनको भाड़े दिलाना, उनका पुनर्वसन करना। अगर ये 33, 38 का मतलब यही है, तो आज पूरी मुंबई में जो 33, 38 वाले लोग भाड़े के लिए तरस रहे हैं, तो राजेंद्र चौहान साहब इसके बारे में क्या बोलेंगे कि उनका भी घर 33, 38 में टूटा है, लेकिन 5-5, 6 साल से भाड़े नहीं मिल रहे हैं? उस क्या है वो क्या है? उस बारे में बात बताएंगे, जवाब देंगे राजेंद्र चौहान साहब? और जब 210 के सर्कुलर में सीओ साहब ने क्लियर कट कर दिया है कि भैया फेज़ 1 के अलावा एक भी झोपड़े नहीं तोड़े जाएंगे, तो आपने ऑर्डर्स कैसे पास किया? मतलब देखिए यहाँ पे अधिकारी क्या कर रहे हैं, जो अपने फायदे के मैटर्स हैं, अपने फायदे की जो क्लॉज है वो उठा के नोट कर रहे हैं, और जो झोपड़ी धारकों के फायदे की है वो नहीं। दुकानदार वहाँ पे बोल रहे कि भैया हमारी साइन सिग्नेचर नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, तो हमें कैसा पता चला हमारी दुकान कहाँ है? तो वो बोलते हैं आपका मैटर, ये हमारा मैटर नहीं है, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मैटर है। सर एसआरए में एक खिड़की योजना है, तो आप बुलाइए डिपार्टमेंट को, अधिकार है आपको। क्यों नहीं बुला रहे हैं कि भैया प्लान कैसे अप्रूव कर दिया? यहाँ 59 तो आपको बोल रहा है ये परमिशन ही नहीं दे रहा है कि बिना इनके क्लियरेंस के प्लान अप्रूव ही नहीं होगा। सॉरी 140, सर्कुलर 140 ये कहता है कि जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो प्लान अप्रूव ही नहीं होगा। तो आपने कैसे कर दिया? मतलब डिपार्टमेंट इन्होंने बांट दिए, नाम के लिए एसआरए, लेकिन वो बोलते हो वो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट। तो भैया एक खिड़की कहाँ है? एक खिड़की योजना है कहाँ? वो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों बोला गया एसआरए एक खिड़की योजना, एक ही खिड़की से सब होगा? तो ये तो लोगों को मूर्ख बनाया गया है, झोपड़ी धारकों को मूर्ख बनाया। यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात ये है, ये एसआरए को बदनाम करने वाले ये एसआरए के अधिकारी, लोगों के प्रति एक अच्छी स्कीम को गलत स्कीम साबित करने वाले ये एसआरए के अधिकारी और इनके मुखिया सीईओ एसआरए जिनका सुपरविजन है, सीईओ एसआरए ये क्यों नहीं पूछते कि भैया डेली इतनी कंप्लेंट क्यों आ रही है, क्या कारण है इतनी कंप्लेंट्स आ रही है?
क्योंकि ये कंप्लेंट्स आने का कारण ये अधिकारी, ये अपने सर्कुलर को नहीं मानते। कौन सा बिल्डर है जो सर्कुलर 2 का कंप्लायंस कर, जो कौन सा डिपार्टमेंट है जो सर्कुलर 2 का कंप्लायंस करता है? क्या बताएंगे CUSRA कि जब एनेक्सर 3 आपने बनाया तो उसमें क्यों नहीं डाला है कि सर्कुलर 2 के हिसाब से आपका पिछले 5 साल का डिटेल्स देना पड़ेगा कि आपने कहाँ कहाँ डेवलपमेंट किया? वो सर्कुलर 3 में क्यों नहीं है? अरे सॉरी, एनेक्सर 3 में क्यों नहीं है? सर्कुलर 2 को बनाया गया है, हर डिपार्टमेंट बोलता है मेरा काम नहीं है। तो CO साहब ये काम किसको सौंपा आपने? वो बताइए ना मुझे, किसको सौंपा हो काम? हर डिपार्टमेंट ये बोलता भैया मेरा काम नहीं है। मतलब यहाँ पे डेवलपर जो चाहे वो करे, लेकिन पब्लिक के सवालों का जवाब देने के लिए सारे कन्नी काट रहा है। उनके किसी भी सवालों का जवाब इशारे से नहीं मिलता है, इसीलिए लोग रुष्ट है, लोग इशारे से नाराज है, लोग चाहते हैं ये बंद हो जाए। आज रोज नई स्कीम्स निकलती हैं, अच्छी स्कीम्स निकलती हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो स्कीम निकाला गया जॉइंट वेंचर का गलत है, अच्छा है, लेकिन अच्छा कहाँ तक है? जब ये जो अधिकारी अपने कानून का पालन करेंगे तब अच्छा होगा। ये तो कानून का पालन ही नहीं करते। सर्कुलर 59 में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, उस सर्कुलर 59 का कभी इन्होंने कंप्लायंस किया है? सर्कुलर 59 में तो ये भी किया गया कि हर 3 महीने में मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें ये जो संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी या प्रतिनिधि उसमें जाएंगे। कौन से इशारे में 3 महीने मीटिंग होती है मुझे बताइए? किस इशारे में हुई है मुझे जरा बताइए, 1-2 इशारे बता दीजिए भैया 3 महीने मीटिंग हुई है। सिर्फ नाम के लिए कागज में कानून बनाया, नियम बनाया गया है, नाम के लिए सर्कुलर से। अरे इशारे में CO इशारे खुद सर्कुलर का उल्लंघन करते हैं, मैं दूसरों को क्या बात करूं? मैं दूसरे को क्या बात करूं? खुद ये सर्कुलर का उल्लंघन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज जो भी करप्शन चल रहा है, सरकार आग बन करके बैठी है। क्यों आग बन करके बैठी है? कि सरकार भी यही चाहती है कि भैया तुम करप्शन करते रहो और मुंबई से लोगों को भगाओ। ये मात्र दिखावा है, हम तुम्हारे लिए ये लेके आए, हम तुम्हारे लिए वो लेके आए, लेकिन नाम मात्र के लिए खाली होगा तो वही जो शासन, अधिकारी और डेवलपर चाहेंगे। ये मैं खुले रूप से कहता हूँ। अगर प्रशासन को लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो भैया मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। मैं अपने झोपड़ी धारक भाइयों को समझाने के लिए जो भी सत्य है वो बताऊँगा मैं, और सत्य बताने की अगर कार्रवाई मेरे ऊपर होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी तो चाहता हूँ इस चीज़ को खुले मालूम तो पड़े कि मैंने क्या गलत कहा है। क्या इस मैटर की इंक्वायरी करवाएंगे आप? मुख्यमंत्री शिंदे साहब इस मैटर की इंक्वायरी करवाएंगे कि भैया यहाँ पे 210 का कंप्लायंस नहीं हुआ, आपने कैसे ऑर्डर दे दिया झोपड़े तोड़ने के? जहाँ पे 895 घर खाली कर दिए गए, जो तोड़ दिए गए, वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे नील बटा सन्नाटा है और आप लोगों को बाहर कर रहे हैं। तो ये चल रहा है, ये चल रहा है, इसी से लोग परेशान हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा महाराष्ट्र सरकार से कि ये जो स्कीम के अंदर नए नए प्रस्ताव लाने से अच्छा आप एक जनहित में जागरूक करिए, वोटिंग करवाइए। ये झोपड़ी धारकों की क्या आप इस सारे चाहते हैं या नहीं चाहते, देखिए आपके पास कितने लोग सहमति देते हैं, वो देखिए। लोगों के अधिकारों का हनन कर दिया सरकार ने। यहाँ पे जब 70% था उसको बिल्डर के फायदे के लिए 51% बना दिया, 51% बना दिया कि भैया 51 तो फटाफट हो जाते, चलिए 51% बना। वहाँ पे लोगों के साथ अधिकारों का हनन किया गया। सर्कुलर 153 को रद्द करके लोगों के साथ अपमान किया, लोगों का कानून का, लोगों के अधिकारों का हनन किया गया, लोगों के अधिकारों को हनन किया गया। तो क्या आप मुझे बताइए, ये जो चीज़ें जो लोगों के बेनिफिट में थी, ये सारे के नियम से हटते जा रहे हैं, ये सारे के नियम से हटते जा रहे हैं। तो इस चीज़ का दंड झोपड़पट्टी वासियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आप मुझे समझाइए। अभी ये जो नई स्कीम जॉइंट वेंचर की आई, उसमें कहा गया कि भैया यहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र चार्जेस है नहीं लगेंगे, जो 40,000 60,000 ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं लोगों का समर्थन मिले। मतलब सरकार भी ये जानती है लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो कारण क्या?
कारण क्या? तो कारण सरकार क्यों नहीं ढूंढती? सरकार को कारण ढूंढना चाहिए। अच्छा, ये जो चीजें आप समर्थन ढूंढ रहे हैं तो खाली ज्वाइंट वेंचर में क्यों ढूंढ रहे हैं? जो और नियमित प्रपोजल चल रहे, प्रस्ताव चल रहे हैं, उसके अंदर लोगों का जो ये ट्रांसफर चार्ज क्यों नहीं आपने रद्द कर दिया कि भैया नहीं नहीं, हमने पहले खरीद लिया है, एनेक्शल 2 में आपका नाम आया तो आपका 40,000 ट्रांस और 60,000 कॉमर्शियल का ट्रांसफ़र नहीं लागू, मतलब वो लागू नहीं होगा, वो कैंसिल कर दिया। उसमें क्यों नहीं किया? मतलब यहाँ पे दो तरफा फैसला हुआ, एक को न्याय और एक को अन्याय। मतलब राजा सबको नज़र एक ही नज़र से देखना चाहिए। राजा ने जब अपनी दो नज़र बना लिया, वहाँ पे भ्रष्टाचार 100% होगा। तो दोस्तों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लोगों की भी गलतियाँ हैं। लोग बार बार एक वही कमेंट करते हैं जिस कमेंट को मैं स्टार्ट से 6 महीने से बताते आ रहा हूँ कि भाई एसआरए में एक फैमिली को एक घर मिलेगा। बार बार मुझे वही कमेंट्स आते हैं, मैं क्या जवाब दूँ? बार बार एक ही जवाब देते बैठूँ? भाई साहब, जो भी व्यक्ति ये लिखता है, हमारे चैनल पे जाइए, चैनल पे वीडियोस देखिए, आपको पूरी एसआरए स्कीम आपको समझ में आ जाएगी। शायद ही किसी ने उस स्कीम को इस तरह से बताया होगा कि स्कीम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप वीडियोस देखिए। मैंने पहले बताया, एक फैमिली के नाम पे एक घर होता है। अब कमेंट करते 40 में 2 रूम है, मम्मी के नाम पे है, पापा के नाम पे है, मुझे घर मिले। भाई साहब, एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। हस्बैंड वाइफ के नाम पे 2 रूम नहीं होते हैं, एक ही घर मिलेगा। अगर उस घर को बचाना है तो आपके यहाँ पे अगर एसआरए नहीं आया है तो आपके घर में जो भी बड़ा है, आपके भाई या आप 18 साल के ऊपर है, ट्रांसफ़र करा के उसके डॉक्यूमेंट चेंज कीजिए। अदरवाइज आपको एक घर मिलेगा। सरकार की नीति है, सरकार की नीति के खिलाफ कोई नहीं लड़ सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार की जो नियम होते हैं वो नियम होते हैं। सरकार जहाँ गलत करेगी वहाँ हम सरकार को बोल सकते हैं, लेकिन जो सरकार के नियम है उसके ऊपर हम आक्षेप नहीं ले सकते, क्योंकि वो नियम है। वो नियम सबको लागू होता है, सबको पालन करना पड़ता है। हम यहाँ पे उसके अंदर जो कमी है उसकी बात करते हैं। तो ये चीज़ आप समझिए। हमारे जितने दर्शक हैं वो भी कमेंट्स कीजिए कि भाई साहब, जो भी अगर क्वेश्चंस है तो इतनी वीडियोस है, तकरीबन 230-240 वीडियोस हो गई है एसआरए के ऊपर। अब देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा एसआरए क्या है, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ट्रांसफ़र क्या है, क्या नहीं है। हर चीज़ के लिए पर्टिकुलर वीडियोस बनाया हूँ। फिर भी बार बार वही क्वेश्चंस, वही चीज़ें आती हैं। अब बार बार उसी चीज़ को तो मैं समझाते नहीं बैठूंगा, इसलिए वीडियोस में बता रहा हूँ। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको समझेगा कि भाई नियम क्या। तो दोस्तों, वीडियोस लंबी हो रही है, हम बने रहेंगे। एसआरए के हर पहलू की खबर आपको बताएंगे। सरकार की अच्छी स्कीम है तो अच्छी भी हम तारीफ भी करेंगे, सरकार की कमियों को भी निकालेंगे, और गलत स्कीम है तो गलत भी बताएंगे, भैया यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। बने रहिए जागू इंडिया जागू के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।